डेविड कंप्यूटर पर बैठा अपनी पत्नी और बेटी की पुरानी तस्वीरें और वीडियो देख रहा था। कुछ साल पहले कैंसर की वजह से उसकी पत्नी पामेला गुजर गई थी, जिसके बाद डेविड का हंसता खेलता परिवार उजड़ सा गया था। वो अपनी बेटी मार्गो को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, पर कहीं न कहीं वो माँ की कमी पूरी नहीं कर पाया था। मार्गो मन ही मन उदास रहती थी और डेविड से भी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। गुरुवार की रात डेविड अपनी बेटी मार्गो से ऑनलाइन चैट कर रहा था, लेकिन उसके जवाब ऐसे थे जैसे वो बेमन से बात कर रही हो। डेविड का दिल नहीं माना और उसने मार्गो को वीडियो कॉल लगा दिया। वीडियो कॉल पर आने के बाद मार्गो ने बताया कि वो आज रात ग्रुप स्टडी कर रही है, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरी है। आज रात वो अपने दोस्त के यहाँ ही रुकने वाली थी। डेविड को उसकी चिंता होने लगी, पर इससे पहले कि वो मार्गो से कुछ कह पाता, उसने वीडियो कॉल काट दिया। उसके बाद मार्गो ने एक छोटा सा मैसेज भेज दिया कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो घर आकर ही उससे बात करेगी। डेविड मन महसूस कर रह गया। रात के 11 बजे के करीब डेविड गहरी नींद में सोया था। उसी दौरान मार्गो ने उसे 3 बार कॉल किया, पर गहरी नींद में होने की वजह से डेविड की आंख ही नहीं खुली। अगली सुबह डेविड ने मार्गो की मिस्ड कॉल्स देखी तो उसने कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मार्गो का फोन बंद आ रहा था। डेविड को लगा कि शायद वो अपने स्कूल में होगी, इसलिए उसने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। पर जब शाम तक मार्गो स्कूल से नहीं लौटी और ना ही उसका कॉल आया, तो उसने मार्गो के पियानो क्लास में कॉल किया। डेविड की बात उसकी पियानो टीचर शहीनियन से हुई। शहीनियन ने बताया कि मार्गो ने तो 6 महीने पहले ही पियानो क्लासेस छोड़ दी थी। ये सुनकर डेविड हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो अब तक हर हफ्ते उसकी क्लास की फीस भरता आ रहा था। पियानो क्लास की फीस के पैसे वो हमेशा मार्गो को ही थमाता था। डेविड ने तुरंत मार्गो के स्कूल में फोन मिलाया, लेकिन जवाब सुनकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। दरअसल मार्गो उस दिन स्कूल पहुंची ही नहीं थी। अब बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। उसने तुरंत अपने भाई पीटर को मैसेज किया। पीटर ने भी हालात की गंभीरता समझी और सलाह दी कि डेविड मार्गो के किसी दोस्त से संपर्क करे, शायद वहीं से उसका पता चल जाए। लेकिन समस्या ये थी कि डेविड को उसके किसी भी दोस्त का नाम तक नहीं पता था और ना ही नंबर। जब डेविड ने मार्गो के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए तो सब प्राइवेट निकले। अकाउंट प्राइवेट होने की वजह से वो अकाउंट के अंदर जाकर उसके फ्रेंड लिस्ट को नहीं देख सकता था। तभी डेविड को घर में रखे पामेला के पुराने कंप्यूटर का ध्यान आया। कुछ साल पहले तक मार्गो उसे ही इस्तेमाल किया करती थी, शायद वहां से उसके कुछ दोस्तों का पता चल सकता था। डेविड ने पुराने कंप्यूटर में कॉन्टैक्ट्स खंगालने शुरू किए। तभी उसकी नजर आइजैक नाम के कॉन्टैक्ट पर पड़ी। मार्गो ने उसके बारे में नोट लिखा था कि वो उसका अच्छा दोस्त है। ये पढ़ते ही डेविड के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने बिना देरी किए आइजैक के नंबर पर कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ आइजैक की मॉम ने कॉल उठाया। उन्होंने बताया, आइजैक अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए गया है। हो ना हो मार्गो भी उसी के साथ होगी। पहाड़ पर होने की वजह से शायद नेटवर्क नहीं लग रहा होगा। ये सुनकर डेविड ने राहत की सांस ली। आइजैक की मॉम ने भरोसा दिलाया कि अगली सुबह जैसे ही बच्चे कैंपिंग से लौटेंगे, वो तुरंत मार्गो की बात डेविड से करवाएंगी। लेकिन अगली सुबह जब डेविड की आइजैक से बात हुई तो उसने बताया कि मार्गो तो उसके साथ आई ही नहीं थी। उसने भी मार्गो को कई बार कॉल किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ये सुनते ही डेविड के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब ये मामला गंभीर हो चुका था। डेविड ने बिना किसी देरी के पुलिस को कॉल किया और मार्गो की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने ऑफिसर को बताया कि मार्गो ग्रुप स्टडी के बाद घर लौटी ही नहीं थी। रात 11 बजे मार्गो ने उसे 3 बार कॉल किया, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से डेविड उसका कॉल उठा नहीं पाया। साथ ही डेविड ने यह भी खुलासा किया कि मार्गो ने शुक्रवार को स्कूल स्किप किया था और पियानो क्लासेस तो वो पिछले 6 महीने से नहीं जा रही थी, जबकि वो हर हफ्ते उसे पैसे भेजा करता था। इन सब के बीच कोई तो कड़ी जुड़ी थी। कुछ तो अजीब था जो मार्गो ने उसे नहीं बताया था। पुलिस ने डेविड को भरोसा दिलाया कि वे मार्गो को ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने बताया कि मार्गो को ढूंढने के लिए एक डिटेक्टिव भी असाइन किया जाएगा। कुछ ही देर बाद डेविड के फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, हेलो मिस्टर डेविड, मैं डिटेक्टिव रोजमेरी विक बोल रही हूँ। मार्गो को ढूंढने के लिए मुझे ही असाइन किया गया है। मार्गो की तलाश करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। डेविड ने जिज्ञासावश डिटेक्टिव रोजमेरी विक के बारे में सर्च किया। उसे पता चला कि रोजमेरी न सिर्फ एक काबिल डिटेक्टिव है, बल्कि इंसानियत के लिए भी काम करती आ रही है। उसने जेल में सजा काटकर निकल चुके कैदियों के लिए रिहैब सेंटर्स की शुरुआत की थी। वो सिलिकॉन वैली पुलिस डिपार्टमेंट से बेस्ट ऑफिसर अवार्ड भी हासिल कर चुकी थी। ये सब जानकर डेविड को थोड़ी तसल्ली मिली कि शायद रोजमेरी ही वो शख्स है जो मार्गो को ढूंढ निकालेगी। लेकिन डेविड ने तय कर लिया था कि वो पुलिस के साथ साथ खुद भी मार्गो को ढूंढने की कोशिश करेगा।
डेविड ने सबसे पहले मार्गो के दोस्तों से पूछताछ करने की सोची, पर मार्गो के दोस्तों तक पहुंचने के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाना जरूरी था, क्योंकि डेविड के पास मार्गो के किसी भी दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। तभी डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मार्गो का स्कूल लैपटॉप खोला। उसे पूरा यकीन था कि उसमें उसके अकाउंट्स पहले से लॉगिन होंगे, वहां से वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जा सकता था। पर जब डेविड ने मार्गो का लैपटॉप खोला तो उसमें सारे अकाउंट्स लॉग आउट थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन की मदद से उसने एक एक कर सारे अकाउंट्स पर लॉगिन कर लिया और सबसे पहले फेसबुक पर उसके दोस्तों की तलाश शुरू की। वहां उसने सारे चैट्स और कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू किया। डेविड ने बकायदा एक एक्सेल शीट तैयार की, जिसमें वो हर डिटेल नोट करने लगा कि किसने आखिरी बार मार्गो से कब बात की थी, गुरुवार के दिन क्या वे मार्गो से मिले थे और उस दिन वे खुद कहां मौजूद थे। इसी ऑनलाइन पूछताछ के दौरान डेविड को एक बात मालूम हुई जिससे वो हैरान रह गया। उसे आइजैक से पता चला कि आइजैक मार्गो का बेस्ट फ्रेंड नहीं था। असल में आइजैक की मॉम पामेला की करीबी दोस्त थी और अपनी माँ के कहने पर आइजैक मार्गो से बस बात कर लिया करता था। आइजैक ने साफ कहा कि मार्गो का कोई गहरा दोस्त नहीं है, वो हमेशा सबसे अलग थलग रहती थी। ये सुनकर डेविड हैरान रह गया। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी बेटी कितनी अकेली थी और बाहर से खुश होने का बस नाटक कर रही थी। काफी खोजबीन और घंटों की मेहनत के बाद भी गुरुवार की रात क्या हुआ था इसका पता नहीं चल पाया था। अब तक पूरे 36 घंटे बीत चुके थे। समय हाथ से फिसलता जा रहा था और हर गुजरता पल डेविड की बेचैनी बढ़ा रहा था। थके हारे और निराश डेविड ने अपने भाई पीटर से वीडियो कॉल पर बात की। पीटर के पूछने पर डेविड ने अब तक की पूरी जांच बताते हुए कहा, रोजमेरी उसे हर जगह ढूंढ रही है, पर मार्गो का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। मैंने फेसबुक पर मौजूद उसके हर दोस्त से बात की, लेकिन वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि वे सभी बस ऑनलाइन आने वाले लोग हैं जिनसे मार्गो कभी मिली तक नहीं। असली दोस्त तो कोई था ही नहीं उसका। पीटर ने सलाह दी कि सिर्फ ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा, मार्गो के असली ऑफलाइन दोस्तों से बात करना जरूरी है। इसी बात पर डेविड ने फिर से मार्गो के लैपटॉप में खोजबीन की। वहां उसे मार्गो की एक क्लासमेट का नंबर मिला। उस लड़की का नाम एबिगेल था। जब डेविड ने एबिगेल से पूछताछ की तो उसके लहजे में लापरवाही थी, जैसे मार्गो के गुम हो जाने से उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। यही वो लड़की थी जिसने गुरुवार की रात मार्गो को ग्रुप स्टडी के लिए इनवाइट किया था। डेविड ने उससे पूछा, गुरुवार के दिन मार्गो का बर्ताव कैसा था? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? एबिगेल ने च्युइंगम चबाते हुए बड़े ही बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम तो इतने क्लोज भी नहीं है कि मैं उससे पर्सनल सवाल करती। एबिगेल के ऐसे जवाब पर डेविड बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम उसके इतने करीब थी ही नहीं तो फिर उसे अपने घर इनवाइट ही क्यों किया? अब जरा ध्यान से सोचो और बताओ, क्या वो इन दिनों कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी? आखिर तुम तो उसकी क्लासमेट थी ना? डेविड के भड़कने पर एबिगेल थोड़ी सहम गई। उसने अपने दिमाग में जोर डालते हुए कहा, वो टम्बलर बहुत चलाती थी, बस यही बात अजीब लगती थी मुझे। ये सुनते ही डेविड ने तुरंत टम्बलर चेक किया। उसे पता चला कि ये एक सोशल मीडिया साइट है जहां लोग पिक्चर्स अपलोड करते हैं और अपने थॉट्स या स्टेटस शेयर करते हैं, पर वहां से भी कुछ खास पता नहीं चला। इसी दौरान डेविड के इनबॉक्स में डिटेक्टिव रोजमेरी का एक ईमेल आया। उसमें उसने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया था। फुटेज की पहली क्लिप में रात के 10 बजे के करीब मार्गो की कार फ्यूल स्टेशन से निकलती दिख रही थी और दूसरी क्लिप में मार्गो की कार कैलिफोर्निया 152 ईस्ट की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। ये देखकर डेविड के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने रोजमेरी से पूछा, क्या कुछ और पता चला? मार्गो के साथ कार में कौन था? रोजमेरी ने बताया कि वो उस वक्त कार में बिल्कुल अकेली थी। डेविड ने कहा, यह बहुत ही अजीब है, मार्गो ने कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी बेटी ना होकर कोई और ही शख्स हो। ये सुनकर रोजमेरी सोच में पड़ गई। उसने कहा, एक काम करो डेविड, उन लोगों से पूछताछ करो जिनसे मार्गो अक्सर कांटेक्ट में रहती थी। इससे हम जान सकेंगे कि मार्गो के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। डेविड ने सबसे पहले अपनी ही चैट हिस्ट्री खंगाली, जिसमें मार्गो उसे मैसेज किया करती थी। चैट में $100 की तस्वीर देखी जो पियानो क्लास के लिए उसने मार्गो को दिया था। तभी उसके दिमाग में मार्गो के बैंक अकाउंट को चेक करने का ख्याल आया। वो जानना चाहता था कि मार्गो ने पियानो वाले पैसे का क्या किया था। जब उसने अकाउंट खोला तो उसके होश उड़ गए। मार्गो पिछले 6 महीनों से पियानो क्लास की सारी फीस अपने अकाउंट में जमा कर रही थी। उसने अपने बैंक अकाउंट से एक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस के जरिए किसी अनजान यूजर को $2400 भेजे थे, जो शायद पियानो क्लास से ही बचाए गए रुपए थे। लेकिन जब डेविड ने उस अकाउंट को ट्रेस करने की कोशिश की तो वो हैरान रह गया। उस यूजर ने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। डेविड ने ये बात अपने भाई पीटर को बताई। ये सब सुनने के बाद पीटर गंभीर हो गया और बोला, ये तो मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्गो किसी मुसीबत में फंस गई हो। ये सुनकर डेविड का डर और बढ़ गया। वो घबराहट में दोबारा मार्गो का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने लगा। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो मार्गो के लगभग हर पोस्ट पर कमेंट करता था। उसके कई कमेंट्स बेहुदा और अश्लील भी थे। डेविड ने उस लड़के की प्रोफाइल खोलकर देखी। उम्मीद के मुताबिक उसका अकाउंट पूरी तरह से नशे और आवारागर्दी से भरा था। तस्वीरों में वो अक्सर नशे में धुत दिख रहा था। एक में उसने असली गन के साथ तस्वीर तक ले रखी थी। डेविड ने तुरंत उसे कॉल मिलाया। शुरुआत में डेरेक ने जवाब देने की बजाय अकड़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसे सख्त लहजे में धमकाया। सच सच बता, गुरुवार की रात कहाँ था तू? वरना कुछ ही देर में तेरे दरवाजे पर पुलिस आ खड़ी होगी, फिर तू तोते की तरह सब कुछ बकेगा। धमकी के बाद डेरेक ने बताया कि उस रात वो जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में था। ये सुनने के बाद डेविड ने फोन कट कर दिया। तभी उसे रोजमेरी का ईमेल आया। डेविड ने ईमेल खोला तो उसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस की इमेज अटैच थी। लाइसेंस में फोटो तो मार्गो की थी, लेकिन उस पर नाम लिखा था ज्यून रेचल। रोजमेरी ने कॉल पर कहा, ये नकली ड्राइविंग लाइसेंस है और इसी आईडी का इस्तेमाल करके मार्गो ने वेनमो अकाउंट बनाया था। उसी में उसने अपने बैंक से $2400 ट्रांसफर किए थे। ये सुनकर डेविड हैरान रह गया। उसने पूछा, पर वो खुद को ही पैसे क्यों भेजेगी? क्या वो किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी? रोजमेरी ने गहरी सांस ली और कहा, हो सकता है डेविड, मेरे हिसाब से तो उसने जानबूझकर ही ऐसा किया होगा। शायद वो कहीं दूर जाने की प्लानिंग कर रही थी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मार्गो भाग चुकी है। रोजमेरी की ये बात सुनकर डेविड का गुस्सा फट पड़ा। उसे यकीन था कि उसकी बेटी ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। उसने चिढ़कर फोन काट दिया और फिर से मार्गो के लैपटॉप में उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री खंगालने लगा। तभी उसे एक वेबसाइट नजर आई, यूकास्ट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां लोग लाइव आते थे और दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर करते थे। डेविड ने यूकास्ट पर लॉगिन किया। जैसे ही वो लाइव हुआ, एक अनजान लड़की ने उसकी चैट ज्वाइन की। उसकी आईडी थी फिश एंड चिप्स, लेकिन 1 सेकंड बाद ही वो चैट छोड़कर चली गई। उसके बाद किसी ने भी डेविड की लाइव चैट ज्वाइन नहीं की। ये देख डेविड ने अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। लाइव स्ट्रीम बंद करने पर उसे सेव्ड वीडियोस वाला ऑप्शन दिखाई दिया। दरअसल इस साइट पर लाइव स्ट्रीम खत्म होते ही स्ट्रीमिंग वाली वीडियो अपने आप सेव भी हो जाती थी। मार्गो के अकाउंट पर उसकी सारी लाइव वीडियो अब भी मौजूद थी, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पर सेव हो चुकी थी। डेविड ने एक एक करके मार्गो की सेव्ड वीडियोस देखनी शुरू की। उन वीडियोस में मार्गो अपनी जिंदगी के छोटे बड़े पल सबके साथ शेयर कर रही थी। वो कहाँ घूमा करती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन इसी दौरान डेविड की नजर एक पैटर्न पर पड़ी। हर लाइव स्ट्रीम के चैट में एक लड़की का मैसेज हर बार दिख रहा था। उसकी आईडी थी फिश एंड चिप्स, यानी वही लड़की जो डेविड की लाइव चैट में कुछ देर पहले जुड़ी थी। आगे की वीडियो देखने पर डेविड को पता चला कि लाइव चैट के जरिए बातें करके मार्गो और उस लड़की में काफी दोस्ती हो चुकी थी। डेविड ने फिश एंड चिप्स का अकाउंट चेक किया तो पता चला कि उसका नाम हैना है। अपनी चैट्स में हैना ने मार्गो को बताया था कि उसकी मां कैंसर से जूझ रही है। स्कूल के साथ साथ उसे पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है। ऊपर से उसका पिता चाहता था कि वो पढ़ाई छोड़ दे। हैना वेट्रेस की नौकरी करती थी और पिट्सबर्ग में रहती थी। उसी रात वीडियो कॉल पर डेविड की बात रोजमेरी से हुई। रोजमेरी ने बताया, डेविड, अब तक कुछ भी ठोस हाथ नहीं आया है। मैंने हर किसी से बात कर ली, यहाँ तक कि यूकास्ट पर आने वाले हर यूजर से भी। फिश एंड चिप्स यानी हैना से भी मैंने पूछताछ की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो गया है कि गुरुवार की रात वो रेस्टोरेंट में अपनी वेट्रेस की जॉब कर रही थी। उसके मैनेजर ने भी ये कंफर्म किया है। उसके बाद रोजमेरी ने अगली सुबह बात करने के लिए कहकर कॉल काट दी। इस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। डेविड ने भी सोचा अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो लैपटॉप बंद करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर यूकास्ट पर मार्गो की एक सेव्ड वीडियो पर पड़ी। उस वीडियो में मार्गो एक झील के पास बैठी थी। मार्गो ने बताया कि वो अक्सर यहाँ आकर चिल करती है, पर उसने उस झील का नाम नहीं लिया। ये देखते ही डेविड को कुछ याद आया। उसने तुरंत मार्गो का इंस्टाग्राम खोला और उसकी पुरानी पोस्ट्स खंगालने लगा। तभी एक पोस्ट में वही झील दिखी जो सेव्ड वीडियो में थी। उस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था बारबोसा लेक। डेविड ने तुरंत मार्गो की लास्ट नोन लोकेशन चेक की और फिर मैप पर बारबोसा झील की दूरी नापी। वो झील मार्गो की लास्ट लोकेशन से महज 5 मिनट की दूरी पर थी। डेविड के मन में बची खुची उम्मीद जाग उठी। वो बिना एक पल गंवाए बारबोसा लेक की तरफ निकल पड़ा। लेक पर पहुंचकर डेविड की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक की रिंग गिरी हुई थी, वही की रिंग जो मार्गो हमेशा अपने पास रखती थी। डेविड का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना वक्त गंवाए रोजमेरी को कॉल किया। कुछ ही देर में रोजमेरी पुलिस फोर्स के साथ बारबोसा लेक पहुंच गई। अगली सुबह पूरे शहर में सनसनी फैल गई। बारबोसा लेक के पास मार्गो का कोई पता नहीं चला,
लेकिन लेक के अंदर उसकी कार मिली। कार को जब बाहर निकाला गया तो अंदर मार्गो नहीं थी, लेकिन सीटों पर खून के छींटे साफ दिखाई दे रहे थे। साथ ही एक लिफाफे में $2500 भी बरामद हुए। अब तक मीडिया और न्यूज चैनलों की भीड़ वहां पहुंच चुकी थी। रोजमेरी ने प्रेस को बताया कि यह मामला अब साफ तौर पर किडनैपिंग का है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि मार्गो को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। तभी डेविड कैमरे के सामने आया। उसने सभी से गुहार लगाई कि वे मार्गो को ढूंढने में उसकी मदद करें। मार्गो के गुम होने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी थी। हर जगह #FindMargo ट्रेंड करने लगा था। जिन लोगों ने कभी मार्गो से ढंग से बात तक नहीं की थी, अब वो खुद को उसका सबसे करीबी दोस्त बताने लगे थे, ताकि वे भी ट्रेंड का हिस्सा बनकर फेमस हो सके। वहीं कई लोग डेविड पर ही उंगली उठाने लगे। कुछ ने उसे लापरवाह बाप कहा, तो कुछ ने तो सीधे सीधे उसकी ही गलती ठहरानी शुरू कर दी। तभी अचानक फेसबुक पर छपरी डेरेक एलिस का कमेंट आया, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, वो छोकरी मेरे पास रात गुजारने आई है। ये पढ़ते ही डेविड के होश उड़ गए। उसने बिना किसी देरी के डेरेक का फेसबुक प्रोफाइल चेक किया। वहां डेरेक ने कुछ मिनटों पहले ही अपना स्टेटस अपडेट किया था कि वो ओक फेयर थिएटर में घूमने आया है। कुछ ही समय में डेविड गुस्से में उबलता हुआ ओक फेयर थिएटर पहुंचा। किस्मत से वहां डेरेक से उसका सामना भी हो गया। डेविड ने जब मार्गो के बारे में डेरेक से पूछताछ की तो वो अपनी बात से तुरंत मुकर गया कि मार्गो उसके पास है। ये सुनकर डेविड का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में आकर डेरेक की जमकर धुलाई कर दी। इस मारपीट के दौरान डेरेक का जबड़ा टूट गया। रात में रोजमेरी ने डेविड से वीडियो कॉल पर बात की। रोजमेरी डेविड की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज थी। उसने झल्लाते हुए कहा, तुमने क्या सोचकर ऐसा किया डेविड? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से केस कितना बिगड़ सकता है? अब से तुम इस इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह दूर रहोगे। आगे से पुलिस ही ये सारी तहकीकात संभालेगी। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें इतनी छूट दे दी। ये सुनकर डेविड के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो रोजमेरी? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। वो मैं ही था जिसने बारबोसा लेक का पता लगाया था। मैं तो बस जल्द से जल्द अपनी बेटी तक पहुंचना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। पर रोजमेरी ने उसकी एक न सुनी। उसने डेविड को चुपचाप इस केस से दूर रहने के लिए कहा और फिर फोन काट दिया। लेकिन डेविड मानने वाला कहाँ था। उसने फिर से इंटरनेट खंगालना शुरू किया। तभी एक न्यूज साइट देखते समय उसे मार्गो की कार के अंदर की तस्वीरें दिखी। कार को लेक से बाहर निकालने के बाद इन तस्वीरों को लिया गया था। उनमें से एक तस्वीर ने डेविड को चौंका दिया। दरअसल कार के अंदर पड़ी एक टी शर्ट पीटर की थी। पीटर जो कि डेविड का अपना भाई था। डेविड अभी मार्गो का लैपटॉप लेकर ही बैठा था। उसने लैपटॉप में पीटर और मार्गो की चैट हिस्ट्री निकालकर पढ़नी शुरू की। पीटर और मार्गो की चैट खोलते ही डेविड की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैसेज से पता चल रहा था कि मार्गो उसे बिना बताए रात में पीटर से मिलने जाया करती थी। चैट में पीटर और मार्गो के मैसेज भी कुछ अजीब ढंग के थे। पीटर का एक मैसेज इस तरह से था, कल रात वाकई बहुत मजा आया, पर ये सारी बातें तुम अपने पापा को मत बताना, वरना वो हम दोनों को मार डालेंगे। वहीं मार्गो ने ये मैसेज कर रखा था, मुझे ये सब करने में बहुत अजीब लग रहा है। इन शब्दों ने डेविड को अंदर तक झकझोर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पीटर ने मार्गो को बहला फुसलाकर उससे गलत संबंध बनाए थे। डेविड को अब यकीन हो चला था कि बात हद से ज्यादा बढ़ने पर पीटर ने ही मार्गो को गायब कर दिया होगा, या हो सकता है कि उसे नुकसान भी पहुंचाया हो। डेविड का मन पहले तो रोजमेरी को ये सब बताने का हुआ, लेकिन रोजमेरी के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने केस से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए डेविड ने ठान लिया था कि वो अपने भाई से खुद ही निपटेगा। इसके लिए उसने पहले घर के हर कोने में कैमरे लगा दिए। डेविड ने कैमरे इस तरह से लगाए थे कि पीटर की नजरें उन कैमरों को पकड़ नहीं पाती। डेविड ने कैमरों की सारी फीड अपने कार के सिस्टम से जोड़ दी। अब सब कुछ सबूत के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद उसने पीटर को घर पर बुलाया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद डेविड सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने पीटर से पूछा, मार्गो के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था? ये सवाल सुनते ही पीटर के चेहरे का रंग उड़ गया। पीटर कोई भी जवाब नहीं दे पाया। ये देखकर डेविड का शक यकीन में बदल गया। उसने पहले तो पीटर को वो चैट दिखाई जो उसके और मार्गो के बीच की थी। फिर उसके बाद डेविड ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अपनी शामत आई देखकर पीटर ने चिल्लाकर कहा, हम साथ मिलकर गांजा पिया करते थे। ये सुनकर डेविड बुरी तरह चौंक गया। पीटर ने डरते हुए आगे बताया, एक बार मेरा गांजा गलती से मार्गो के हाथ लग गया था। उसके बाद से ही मार्गो तुम्हें बिना बताए अक्सर मेरे घर पर गांजा पीने के लिए आने लगी। लेकिन तब जब वो बहुत उदास रहती थी, नशे में चूर होने के बाद हम काफी देर तक बातें किया करते थे। तुम्हें पता भी है कि उसने पियानो क्लास क्यों छोड़ी? क्योंकि जब भी वो पियानो बजाती थी उसे भाभी की याद आती थी। ऐसी बहुत सारी बातें उसने मुझे बताई जो वो तुम्हें नहीं बता पाती थी। वो मेरी भी बेटी है, समझे? पता नहीं तुमने अपने दिमाग में कैसी घटिया बातें सोच ली। पीटर की बातें सुनकर डेविड का गुस्सा ठंडा पड़ गया।
उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही भाई पर शक करके बड़ी गलती की है। डेविड पीटर से कुछ कहता कि तभी रोजमेरी का कॉल आ गया। रोजमेरी ने अफसोस जताते हुए कहा, हमने उस शख्स को पकड़ लिया है जिसने मार्गो का किडनैप किया था। उसका नाम रैंडी कार्टॉफ है, पर हमने देर कर दी डेविड, हम मार्गो को नहीं बचा पाए, वो जा चुकी है। ये सुनकर डेविड का कलेजा छलनी हो गया। जिस बात का उसे डर था वो हो चुका था। वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन न्यूज चैनलों पर सनसनी फैली थी। खबरों में बताया जा रहा था कि रैंडी कार्टॉफ, जो पहले भी ड्रग और लड़कियों से जबरदस्ती जैसे कई मामलों में जेल जा चुका था और तकरीबन 6 साल पहले ही रिहा हुआ था, उसने एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में रैंडी ने कबूल किया था कि उसने मार्गो को गाड़ी से कुचलकर मार डाला और उसकी लाश गहरी खाई में फेंक दी। इस कबूलनामे के बाद रैंडी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी भी कर ली थी। झील के पास मिली कार से उठाए गए डीएनए के सैंपल ने भी साफ कर दिया था कि रैंडी कार्टॉफ वहां मौजूद था। सारी कड़ियां अब जुड़ चुकी थी। इसके बाद रोजमेरी मीडिया के सामने आई और बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान किया कि मार्गो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी रात फिर से डेविड की रोजमेरी से बात हुई। डेविड ने कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा रोजमेरी। उस क्रिमिनल ने कार को पानी में डुबो दिया लेकिन खून साफ नहीं किया। मार्गो को किस सूटकेस में और कहां फेंका, इसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया। मैंने आज तक किसी भी अपराधी के बारे में नहीं सुना कि जिसे अपने ही किए गुनाह पर अफसोस हो और वो इस वजह से खुद की ही जान ले बैठा हो। ये आदमी आखिर था कौन रोजमेरी? रोजमेरी ने कहा, काश मुझे पता होता डेविड, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो होना था वो हो चुका है। तुम्हें अब खुद को संभालना होगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक कॉल करना। इतना कहकर रोजमेरी ने कॉल कट कर दिया। तभी डेविड को मेमोरियल 1 साइट से एक ईमेल आया। मेमोरियल 1 फ्यूनरल को लाइव स्ट्रीम करने वाली एक साइट थी। डेविड मार्गो की अंतिम विदाई को यादगार बनाना चाहता था, इसीलिए उसने भी मार्गो के फ्यूनरल को लाइव स्ट्रीम करने का फैसला लिया। उसने भारी मन से मार्गो की सारी यादगार वीडियोस उस साइट पर अपलोड कर दी। वीडियो सबमिट होते ही मेमोरियल 1 साइट का थैंक यू पेज खुल गया, पर इसके ठीक बाद जो डेविड ने देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चिप्स एंड फिश आईडी वाली लड़की, जिसका नाम हैना था, मेमोरियल 1 के थैंक यू पेज पर एक मॉडल के तौर पर मौजूद थी। डेविड ने जब उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया तो इंटरनेट पर उसे बहुत सारी तस्वीरें मिली। किसी तस्वीर में वो जिम ट्रेनर थी तो किसी में वो एक खिलाड़ी थी। डेविड ने फिर हैना का नंबर निकालकर उससे कांटेक्ट किया, पर डेविड के पूछने पर उसने उस कहानी से इनकार कर दिया जो उसने मार्गो को ऑनलाइन सुनाई थी। उसने बताया कि वो मार्गो को जानती तक नहीं है। वो एक मॉडल है और इमेज बेचने वाली साइट्स के लिए मॉडलिंग करती है। वो ना तो अब स्कूल जाती है और ना ही उसकी माँ को कैंसर है। ये सुनकर डेविड बिल्कुल हैरान रह गया। डेविड को याद आया कि रोजमेरी ने उसे बताया था कि उसने हैना से कांटेक्ट किया था। रोजमेरी के मुताबिक मार्गो के गायब होने वाले दिन हैना अपनी वेट्रेस वाली नौकरी कर रही थी। जब डेविड ने हैना से रोजमेरी का जिक्र किया तो उसने बताया कि रोजमेरी से कभी उसकी बात ही नहीं हुई है। ये जानकर डेविड चौंक गया। उसे अब तक हुई सारी घटनाओं में अब साजिश की बू आने लगी थी। उसने तुरंत रोजमेरी को कॉल लगाया, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। डेविड को अब बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। उसने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल किया। कॉल एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने उठाया। बातचीत के दौरान डेविड को पता चला कि रोजमेरी को मार्गो की तलाश के लिए किसी ने अपॉइंट नहीं किया था। दरअसल उसने खुद सामने से आकर इस केस को हाथ में लिया था। इस बात ने डेविड को हिलाकर रख दिया। क्या वजह थी कि रोजमेरी ने इस केस में खुद से पहल की? यही नहीं, उसने अपनी तहकीकात के दौरान हैना के बारे में भी झूठ कहा और डेविड को भी इस केस से दूर रखने की कोशिश की। डेविड को समझ आ गया था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब सारी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रोजमेरी अभी मार्गो के फ्यूनरल पर जाने वाली थी। डेविड ने फिर से ऑनलाइन जाकर रोजमेरी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। वो फिर से उस न्यूज आर्टिकल को पढ़ने लगा जिसमें रोजमेरी ने जेल से सजा काटकर निकल चुके अपराधियों के लिए एक रिहैब सेंटर बनाया था। उसी आर्टिकल में रोजमेरी ने उन अपराधियों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी। उस तस्वीर में रैंडी कार्टॉफ भी साथ खड़ा था। वही रैंडी जिसने दावा किया था कि उसने मार्गो की जान ली है और फिर खुदकुशी कर ली थी। यानी कि रोजमेरी ने झूठ बोला था कि वो रैंडी को नहीं जानती थी। डेविड को अब पूरा माजरा समझ में आ गया था। रोजमेरी ने न सिर्फ डेविड बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया की आंखों में धूल झोंक दिया था। लेकिन सवाल अब ये था कि रोजमेरी ने ऐसा क्यों किया? मार्गो के गायब होने की गुत्थी अब और भी उलझ चुकी थी। डेविड ने फिर मेमोरियल 1 साइट पर लॉगिन किया। अब तक मार्गो के फ्यूनरल का लाइव स्ट्रीम होना शुरू हो चुका था। डेविड ने देखा कि रोजमेरी भी अब तक वहां आ चुकी थी। डेविड कुछ ही देर में फ्यूनरल की जगह पर पहुंचा। रोजमेरी को अभी तक लग रहा था कि डेविड को कुछ भी पता नहीं है,
पर डेविड वहां पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। उसने पहले ही पुलिस को रोजमेरी की सारी हरकतें बता दी थी। रोजमेरी कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही पुलिस ने उसे फ्यूनरल हॉल के अंदर घेर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान रोजमेरी ने सारी सच्चाई बताई। 6 महीने पहले उसके बेटे रॉबर्ट ने मार्गो को लाइव स्ट्रीम पर देखा था। उसने मार्गो से दोस्ती करने के लिए हैना नाम से एक झूठी पहचान बनाई, एक ऐसी मजबूर लड़की जो पैसों की तंगी और मुश्किल हालात से जूझ रही थी। रॉबर्ट की इस गढ़ी हुई कहानी का मार्गो पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने पियानो क्लास तक छोड़ दी और वहां से बचाए गए सारे पैसे उसकी मदद के लिए भेज दिए। बाद में जब रॉबर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तय किया कि वो मार्गो के पैसे लौटा देगा। गुरुवार की रात जब मार्गो बारबोसा लेक की ओर जा रही थी तब रॉबर्ट ने उसका पीछा किया ताकि वो मार्गो को पैसे लौटाकर उससे माफी मांग सके। पर जब रॉबर्ट अचानक से मार्गो के सामने आया तो वो बुरी तरह डर गई। उसने घबराहट में रॉबर्ट पर वार किया जिससे उसका सिर फूट गया और कार की सीट पर खून बिखर गया। उसके बाद मार्गो बारबोसा लेक से भाग खड़ी हुई। रॉबर्ट ने उसका पीछा किया और बारबोसा घाटी के पास उसे पकड़ लिया। मार्गो ने घबराकर फिर से रॉबर्ट पर वार किया। इस वजह से गुस्से में आकर रॉबर्ट ने मार्गो को धक्का दे दिया जिससे मार्गो घाटी में जा गिरी। इसके बाद रॉबर्ट ने रोजमेरी को फोन किया और सारी बातें बताई। रोजमेरी जानती थी कि अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो उसके बेटे को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए उसने रॉबर्ट को सख्ती से कहा कि वो इस बात का जिक्र किसी से भी ना करे। रोजमेरी ने आगे बताया कि उसने सबूतों को गुमराह किया था। उसने अपने बेटे का वेनमो अकाउंट डिलीट कर दिया जिस पर मार्गो ने पैसे भेजे थे। फिर उसने रैंडी को बंदूक की नोक पर मजबूर किया कि वो कबूल करे कि उसने मार्गो को मारा है। इसके बाद रोजमेरी ने रैंडी की उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जिसमें वो कबूल रहा था कि उसने ही मार्गो की हत्या की है। वीडियो रिकॉर्ड होते ही रोजमेरी ने रैंडी को गोली मार दी और ऐसा दर्शाया कि उसने आत्महत्या की है। सारी बातें पता चलने पर पुलिस डेविड को साथ लेकर घाटी के पास पहुंच गई। रोजमेरी ने बताया कि मार्गो को घाटी में गिरे 5 दिन हो चुके हैं और इतने दिन बिना पानी के उसका मरना तय था। पर डेविड के हिसाब से 2 दिन पहले आंधी और बारिश आई थी। इसका मतलब था कि मार्गो ने शायद बारिश का पानी पिया हो। मार्गो के बचे रहने की उम्मीद अभी भी थी। इसीलिए पूरी पुलिस और बचाव टीम उस घाटी के पास पहुंचकर मार्गो की तलाश करने लगी। आखिरकार मार्गो मिल ही गई और बचाव टीम ने थोड़ी बहुत मुश्किलों के बाद मार्गो को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया। डेविड की सांसें थमी हुई थी। जब उसने अपनी बेटी को पास से जाकर देखा तो मार्गो की सांसें चल रही थी। डेविड की आंखों में आंसू आ गए और उसने मार्गो को गले से लगा लिया। इतने मुश्किल दौड़ के बाद मार्गो की जान आखिरकार बच ही गई। ये खबर हर जगह फैल गई और साथ में डेविड और मार्गो की कहानी भी। एक ऐसे पिता की कहानी जिसके हिम्मत और प्यार ने उसकी बेटी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था। कुछ ही दिनों में मार्गो पूरी तरह से ठीक हो गई। डेविड के साथ उसका रिश्ता अब और गहरा और प्यार भरा हो गया था। उसने पियानो क्लास की शुरुआत फिर से कर दी थी और वो अब तैयार थी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए, जहां बीते कल की परछाइयां उसके आज पर हावी नहीं थी और उसके दिल में डैड की अहमियत सबसे ज्यादा थी। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आप भी इस कहानी में डूब गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार फिल्म की कहानी के साथ।